सभी को जय हिंद, नमस्ते। आपका वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप देख लिया। फिर हमने क्या देखा था, आपके एशिया का हमने पॉलिटिकल मैप देखा था। तो आज का आपका टॉपिक क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यह क्या है, बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है। इसमें लगभग क्या है, आपके 12 कंट्री क्या है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप को क्या करेंगे, कवर करेंगे। पॉलिटिकल मैप मतलब जितने भी हमारे 12 कंट्री है उसको देखेंगे, और फिजिकल मैप का मतलब क्या होता है कि हमारे फिजिकल मैप में जितने भी हमारे माउंटेन है, प्लेट्यू है, लेक है, रिवर है, वो सारी चीजें क्या होंगी आपके उस फिजिकल मैप में क्या होगा, कवर होगा। तो आज का आपका टॉपिक समझ में आ गया कि हमारा टॉपिक क्या है। तो मैम हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉलिटिकल तथा फिजिकल दोनों मैप को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल में क्या पढ़ेंगे, 12 जो हमारे देश होते हैं, आपके साउथ अमेरिका में 12 ही देश है, उसको देखेंगे, उसके लोकेशन को देखेंगे, और कौन कंट्री किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है उसको भी देखेंगे। फिर हमारे फिजिकल मैप में हम लोग क्या देखेंगे, माउंटेन यहाँ के देखेंगे, जैसे एंडीज पर्वत है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपके प्लेट्यू को देखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ प्लेन है उसको देखेंगे, फिर लेक को देखेंगे। ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारे फिजिकल मैप में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अब हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यानी थोड़ा सा इसको अगर मैं ऊपर करूं, तो जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अगर हम इसको देखें तो इसके थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से क्या गुजरता है, आपका इक्वेटर गुजरता है, यानी विषुवत रेखा गुजरता है। फिर इसके नीचे से क्या जाता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा जाता है। तो अब आपको याद क्या करना है कि हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कितने देशों से क्या होता है, हमारा इक्वेटर क्या होता है, पास करता है। फिर हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कितने देशों से क्या होता है, हमारा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, गुजरता है। तो ये क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। फिर हमने तो आपको बता दिया, इक्वेटर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है। फिर हमें देखना है कि हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अगल बगल में कौन से हमारे ओशियन है। तो अगर आप लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखोगे, तो आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के क्या है, हमारे ईस्ट में क्या है, आपके ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा। और इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, तो हमारा पैसिफिक ओशियन है। और इसके नीचे कौन सा ओशियन है, तो हमारा सदर्न ओशियन है। और इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग अगर देखोगे, तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है, कैरिबियन सी देखने को मिलता है। तो जो हमारा साउथ अमेरिका है, इस तरह कुछ अपने वाटर बॉडी से क्या हुआ है, घिरा है। तो सभी लोग याद करेंगे कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, आपका पैसिफिक ओशियन है। साउथ अमेरिका के साउथ में क्या है, सदर्न ओशियन है। और हमारे साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, तो आपका कैरिबियन सी है। तो इस तरह हमें क्या करना है, साउथ अमेरिका के आजू बाजू के वाटर बॉडीज को देखना है। तो हमने देख लिया साउथ अमेरिका के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है। अब हम लोग आते हैं, हमने आपको क्या बताया कि हमारे साउथ अमेरिका में क्या करना है, हमें लगभग 12 कंट्री को क्या करना है, पढ़ना है। तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आपके साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारियों को हम लोग लेते हैं। आखिर जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। तो जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यह क्या है, हमारे वर्ल्ड का जो हमारा वर्ल्ड है, यानी विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन है, एशिया है, दूसरा कौन है, अफ्रीका है, तीसरा कौन है, नॉर्थ अमेरिका है, और चौथा कौन है, आपका साउथ अमेरिका है। तो जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वह क्या है, आपके वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसका जो अधिकांश भाग है, वह क्या है, हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है कि आपको हमने बताया था कि जो हमारा इक्वेटर होता है, वो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो इसके बीचों बीच से क्या जा रही है, अगर आपकी इसके बीचों बीच से इक्वेटर जा रहा है, तो जो हमारा इक्वेटर होता है, हमने आपको बताया था, ये हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो आपने मैप में देखा होगा कि हमारा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके यहाँ से क्या जा रहा है, आपका इक्वेटर जा रहा है। यानी जो इसका अधिकांश भाग है, वह कहाँ हमें देखने को मिला है, तो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को
मिल रहा है। ठीक है, तो इतना सारा बात हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में जो चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अधिकांश देश यानी मैक्सिमम कंट्री क्या करते हैं, हमारे ओशियन से बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी समुद्र से सीमा साझा करते हैं। लेकिन हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के केवल 2 ऐसे देश है जो कि क्या करते हैं, हमारे ओशियन से यानी समुद्र से सीमा साझा नहीं करते। वो देश कौन है, तो आपका बोलिविया तथा पराग्वे है। बोलिविया पराग्वे है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, बीपी, यानी इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, बीपी, बी फॉर बोलिविया, पी फॉर पराग्वे। अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी इसको मैप पे बहुत अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या बताया जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे साउथ अमेरिका के लगभग सारे कंट्री क्या करते हैं, ओशियन से बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन मात्र 2 ऐसे कंट्री है जो कि क्या करते हैं, हमारे ओशियन से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। उस कंट्री का नाम क्या है, तो पहला है आपका बोलिविया और दूसरा क्या है, पराग्वे। बोलिविया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो आपका पराग्वे है यहाँ पर है। तो ठीक है, इतना पता चल गया। और फिर हमें एक और बात को जानना है कि जो हमारे साउथ अमेरिका का जितने भी सारे हमारे कंट्री है, 12 कंट्री है, वो सारे कंट्री लगभग क्या करते हैं, हमारे ब्राजील से भी क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। क्योंकि आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अगर कोई कंट्री है तो वह क्या है, आपका ब्राजील है। लेकिन 2 ऐसे कंट्री है जो कि क्या करते हैं, हमारे ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो उन कंट्री का अगर आपसे कोई नाम पूछे कि 2 हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 2 ऐसे कंट्री का नाम बताइए जो कि हमारे क्या करते हैं, आपके ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो उनका नाम क्या है, पहले का नाम क्या है आपका, इक्वाडोर और दूसरे का नाम क्या है आपका, चिली। तो ये 2 ऐसे देश है, यानी यहाँ पे आपको इक्वाडोर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्या आपको चिली देखने को मिल रहा है। तो ये इक्वाडोर तथा चिली 2 ऐसे देश है जो कि हमारे ब्राजील से क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने सारे भी कंट्री है वो लगभग क्या करते हैं, हमारे ब्राजील से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब हम लोग क्या चलते हैं, अपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल मैप पर चलते हैं कि आखिर जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें जो 12 देश है उसके लोकेशन को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे तो आपको डायग्राम में कुछ बनाया है, आपको भी ऐसी मैप पर क्या करना है, चीजों को लोकेट करके अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे क्या है, चलो अब साउथ अमेरिका के बारे में तो कोई तो डाउट नहीं है ना कि हाँ मैम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से हमारा जो है वो क्या गुजरता है, आपका इक्वेटर गुजरता है और क्या गुजरता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। इसमें याद करने वाली बात ही क्या है, बस मैं आपको देखते रहना है। ठीक है, फिर हमने बताया कि साउथ अमेरिका के अगल बगल की चीजों को देखना है, जहां पर भी हम रहते हैं तो वहां के अगल बगल की चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो साउथ अमेरिका का इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इसके साउथ में सदर्न ओशियन है और इसके ऊपर क्या है, कैरिबियन सी है। और हमने आपको बताया कि जो हमारे साउथ अमेरिका है इसका जो अधिकांश भाग है वो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि इसके यहाँ से क्या गुजर रहा है, इक्वेटर गुजर रहा है और इक्वेटर क्या करता है, हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब हमने इतना जो बेसिक बातें हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हमने उसको देख लिया। अब हम लोग क्या चलते हैं आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल मैप पर। अब पॉलिटिकल मैप में हम लोग करेंगे क्या, तो पॉलिटिकल मैप में सभी लोग क्या करते हैं भाई, कंट्री को याद करते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, कंट्री को ही याद करेंगे, कुछ नया थोड़ा ना करेंगे। तो देखो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से क्या कर लूं, शिफ्ट कर लूं। तो देखिए आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमने बताया कि लगभग हम लोग क्या करेंगे, 12 कंट्री को पढ़ेंगे। 12 कंट्री ही है, लगभग नहीं है, 12 ही है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हम लोग 12 कंट्री को पढ़ेंगे। तो आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आपको मैप में बहुत अच्छे से दिख रहा है तो हम एक बार देख लेते हैं। चलो दिख रहा है। तो आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहला देश है, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इधर से सारे देशों को याद करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आपके साउथ अमेरिका का जो सबसे पहला देश हम लोग अगर याद करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर एक, सॉरी मैं रेड पेन ले लेती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर एक देश देखने को मिल रहा है, उसका नाम क्या है, फ्रेंच गुआना। आप लोग अपने एटलस में देखो, उसका नाम क्या है, फ्रेंच गुआना। उसका नाम क्या है, फ्रेंच गुआना। सभी को अच्छे से याद करते चलना है। ये जो आपका फ्रेंच गुआना है, यह क्या है, इस देश पर फ्रांस का क्या है, कब्जा है। यानी फ्रांस प्रथम
विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से जगहों पर उसने कब्जा किया था। तो अभी भी कुछ ऐसे देश है जो कि हमारे क्या है, फ्रांस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो ये जो आपका फ्रेंच गुयाना नाम का एक कंट्री है, यह क्या है, हमारे फ्रांस के क्या है, कब्जे में है। तो जो आपका फ्रांस यहाँ पे अगर कब्जा किया है, तो जो फ्रांस है यहाँ पर क्या किया है, अपना स्पेस सेंटर को क्या किया है, स्थापित किया है। यानी जो फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पर फ्रांस का क्या है, स्पेस सेंटर है, जहां से जो आपका फ्रांस से क्या करता है, यहाँ से आपके रॉकेट्स को क्या करता है, लॉन्च करता है। यानी फ्रेंच गुयाना में फ्रांस का क्या है, स्पेस सेंटर है, जहां से वह क्या करता है, रॉकेट्स को क्या करता है, लॉन्च करता है। ये सब क्या हो गए, आपके रॉकेट्स हो गए। और ये जो दिख रहा है वह क्या है, आपका स्पेस स्टेशन है, स्पेस सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला हमने कंट्री क्या देखा कि मैम जो हमारा फ्रेंच गुयाना है, जिस पर किसका अधिकार है, तो जिस पर हमारे फ्रांस का क्या है, अधिकार है। और यहाँ पर फ्रांस का क्या है, आपका स्पेस सेंटर है, जहां से फ्रांस क्या करता है, अपने रॉकेट्स को लॉन्च करता है। तो फ्रेंच गुयाना के बाद जो हमारा सेकंड कंट्री है, वह क्या है, आपका सूरीनाम। जो आपका सूरीनाम कंट्री है, यह क्या है, यह आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्या है, सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा कौन है, आपका ब्राजील है। और सबसे छोटा कौन हो गया, सूरीनाम हो गया। तो पहला कंट्री हमने क्या देखा, आपका फ्रेंच गुयाना देखा, फिर दूसरा हमने सूरीनाम देखा, फिर हमारा तीसरा कंट्री क्या है, आपका गुयाना। गुयाना और यहाँ पर भी फ्रेंच गुयाना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आपको मैप से कुछ चीजों को बताएं कि हमने पहली कंट्री को क्या पढ़ लिया कि मैम देखो यहाँ पे हम क्या करें, आपका मैप एक बार बना रहे हैं। तो हमने आपको पहला कंट्री कौन बताया, सभी लोग बोलो, पहला कंट्री कौन बताया, हमने आपको फ्रेंच गुयाना बताया, फिर हमने आपको सूरीनाम बताया, फिर आपका नाम क्या आ जाता है, गुयाना आ जाता है। तो जो आपका फ्रेंच गुयाना है तथा जो सूरीनाम है और फिर उसके बाद गुयाना है, वह क्या है, अलग अलग कंट्री है। तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक छोटू सा देश है, यह क्या है, आपका फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फ्रेंच गुयाना। इस पर अधिकार किसका है, तो आपके फ्रांस का है। फिर हमारे फ्रेंच गुयाना के बाद आपका कौन सा कंट्री आता है, तो आपका आता है सूरीनाम। सूरीनाम क्या है, यह क्या है, आपके ब्राजील का सबसे छोटा देश है, सूरीनाम। ठीक है, फिर सूरीनाम के बाद हमने क्या बताया कि सूरीनाम के बाद आपका एक छोटा सा देश है, वह क्या है, आपका गुयाना। गुयाना, इस गुयाना में हमने क्या देखा कि हमारा वाई क्या है, इसमें आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो आपको फ्रेंच गुयाना और गुयाना में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका गुयाना है और जो फ्रेंच गुयाना है, ये दोनों क्या है, हमारे अलग अलग कंट्री है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमारे फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बॉर्डर तो शेयर करते ही होंगे, लेकिन नहीं, ये जो हमारा गुयाना है और जो आपका फ्रेंच गुयाना है, ये दोनों आपस में बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। इसके बीच में एक कंट्री कौन सा आ जाता है, तो उसका नाम क्या है, आपका सूरीनाम। अच्छे से याद करना है कि हमारे फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। इन दोनों के बीच में एक कंट्री आ जाता है, उस कंट्री का नाम क्या है, तो सूरीनाम। सूरीनाम, उस कंट्री का नाम क्या है, आपका सूरीनाम। तो हमने तीन कंट्री को, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के तीन कंट्री को याद कर लिया, जिसमें से आपका पहला क्या है, आपका फ्रेंच गुयाना है, जिस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है, और फ्रांस यहाँ पे अपना स्पेस सेंटर बनाया। फिर हमारे फ्रेंच गुयाना के बाद हमारा सूरीनाम आया है, जो कि हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्या है, सबसे छोटा देश है। फिर हमारे सूरीनाम के बाद कौन सा कंट्री आया है, तो आपका गुयाना आया है। गुयाना का कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन, जहां पे क्या होता है, हीरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, आपके इतने कंट्री, तीन कंट्री को देख लिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, आपको एक प्यारा सा देश दिख रहा होगा, जिसका नाम क्या है, आपका वेनेजुएला। इसका नाम क्या है, आपका वेनेजुएला। ये कुछ वी शेप्ड में भी है। ठीक है, तो वेनेजुएला का राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, कराकस। राकस से याद कर लेना भाई, कराकस। वेनेजुएला का कैपिटल क्या है, कराकस। तो जो आपका वेनेजुएला कंट्री है, यह अपने आप में ही क्या है, बहुत बोल सकते हैं कि अच्छा तो नहीं है, इसका एक अलग हिस्टोरी है। तो जो आपका वेनेजुएला कंट्री है, यहाँ पे वेनेजुएला में आपको एक छोटा सा वाटर बॉडी दिख रहा होगा, वो क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो कौन सा कलर लो,
चलो, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, एक छोटा सा हमारा वाटर बॉडी दिख रहा है, वो क्या है, माराकैबो लेक है। माराकैबो लेक आपके एग्जाम में पूछता है कि माराकैबो लेक हमारा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ये क्या है, आपका माराकैबो लेक है। तो जो आपका माराकैबो लेक है वेनेजुएला में स्थित है, जो कि क्या है, हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल क्या होता है, यानी कच्चे तेल का क्या है, भंडार है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे विश्व में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो वो आपका कंट्री कौन सा है, यानी कंट्री कौन सा है, आपका वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पास क्या है, विश्व में सबसे ज्यादा कच्चा तेल तो पाया जाता है, लेकिन वेनेजुएला के पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि यह क्या करे, कच्चे तेल को एक्सट्रैक्ट करके और बहुत ज्यादा बेच सके। मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेस है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, कोयला है, कहीं जमीन पर पड़ा है, तो आप उसे हाथ से तो ऐसे कर करके नहीं निकालोगे, उसके लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी क्या करोगे, उसे आप निकाल पाओगे, तभी वो जो आपका रिसोर्सेस है, यानी जितने भी हमारे संसाधन है, वो आपके यूज में आ सकेंगे। तो वही क्या है, आपके वेनेजुएला में विश्व का सबसे अधिक क्या है, कच्चे तेल का भंडार है, लेकिन वेनेजुएला के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वह क्या कर सके, कच्चे तेल को एक्सट्रैक्ट करके बेच सके। तो यहाँ पर इस पर किसका ध्यान रहता है, अमेरिका का ध्यान रहता है। अमेरिका चाहता है कि हम वेनेजुएला को अपने फेवर में करके और यहाँ पे अपनी कंपनी को लगा दे और तेल को एक्सट्रैक्ट कर करके बेचते रहे, ठीक है, लेकिन वेनेजुएला उसके फेवर में आता नहीं है। तो आपको एक लेक का नाम याद रखना है, वो लेक कौन सा है, आपका माराकैबो लेक है। जो आपका माराकैबो लेक है, अगर आपसे कोई पूछे कहाँ है, तो हमारे वेनेजुएला में है। तो वेनेजुएला में हमारा एक चीज क्या है, माराकैबो लेक है, और वेनेजुएला का कैपिटल क्या है, कराकस है। और आपके वेनेजुएला में और कोई अगर बात पूछेगा कि क्या है वहां पे तो देखिए, आपके वेनेजुएला में हमारे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, एंजिल वाटरफॉल। तो एंजिल वाटरफॉल कहाँ है भाई, तो हमारे वेनेजुएला में है, जो कि क्या है, हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी जो आपको यहाँ पे एक वाटरफॉल दिख रहा है, यह क्या है, आपका एंजिल वाटरफॉल है, जो कि कहाँ है, आपके वेनेजुएला में है, जो कि क्या है, हमारे विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। तो वेनेजुएला में हमें क्या याद करना है, आपके वेनेजुएला में हमने क्या बताया, आपको वेनेजुएला में आपको दो चीजें याद रखना है। ये क्या हो गया, हमारा वेनेजुएला कंट्री हो गया। तो हमने आपको बताया हमें प्यारे से वेनेजुएला में क्या चीजें याद करना है, तो आपको वेनेजुएला में दो चीजों को याद करना है। पहला चीज हमने क्या बताया कि आपको वेनेजुएला में एक चीज क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, आपका माराकैबो लेक है, माराकैबो लेक है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है भाई कि जो हमारा माराकैबो लेक है वह कहाँ है, तो आपके वेनेजुएला में है। और हमारे माराकैबो लेक के बाद एक और चीज आता है कि हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, जो कि हमारा क्या है, वेनेजुएला, जो कि क्या है हमारा एंजिल वाटरफॉल है, कहाँ पाया जाता है, आपके वेनेजुएला में पाया जाता है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि क्या है आपका, उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है, आपका एंजिल वाटरफॉल। तो जो आपका एंजिल वाटरफॉल है वह आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जो आपका एंजिल है वह आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है। तो सभी लोग कृपया इस बात को ध्यान से सुनेंगे और इसे ध्यान अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो हमने वेनेजुएला के बारे में दो बातें बताई कि यहाँ पे क्या है, माराकैबो लेक है, और दूसरी चीज क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट क्या है, वाटरफॉल है, जिसका नाम क्या है, एंजिल है। और आपका जो वेनेजुएला है वह विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। आपके 2024 में न्यूज में रहा था कि वेनेजुएला हमारे विश्व का यानी हमारे हिस्ट्री में पहला ऐसा देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। तो ये आपके न्यूज में था, इसलिए आपके वेनेजुएला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा प्यारा सा वेनेजुएला है वह कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो वेनेजुएला एक तरफ तो सूरीनाम से घिरा है, सॉरी सूरीनाम से नहीं, गुयाना से घिरा है
दूसरे तरफ किससे गिरा है, कोलंबिया से गिरा है, और इधर किससे, ब्राजील से गिरा है। तो लगभग 3 देशों से क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, जिसमें पहला क्या है, गुआना है, दूसरा क्या है, कोलंबिया है, तीसरा क्या है, ब्राजील है। अब हम लोग वेनेजुएला के बाद हम लोग अगला कंट्री आते हैं, जो कि क्या है, आपका कोलंबिया है। कोलंबिया है, तो आपके कोलंबिया का कैपिटल क्या है, बोगोटा। बोगोटा, CO, जो जो यहाँ पे O दिख रहा है वहीं पे आपको O है, तो कोलंबिया बोगोटा, कोलंबिया बोगोटा। फिर हमारा यहाँ पे एक छोटा सा आपको देश दिख रहा है, वहां वो क्या है, आपका इक्वाडोर। इस देश का क्या नाम है, आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल जो क्विटो है, वह क्या है, हमारे विषुवत रेखा पर एकदम स्थित है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर हमारे इक्वाडोर के बाद आपका कौन सा देश आता है, पेरू नाम का एक देश आता है, जिसका कैपिटल क्या है, लीमा है। फिर पेरू के बाद हमारा कौन सा देश आता है, आपका बोलिविया आता है। बोलिविया के बारे में हमने क्या बताया था सॉरी, कि जो हमारा बोलिविया है वह क्या करता है, आपके ओशियन से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और फिर आपके बोलिविया के बाद आपका कौन सा कंट्री देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, आपका पराग्वे है। बोलिविया, पराग्वे हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दो ऐसे देश है जो कि क्या करते हैं, अब ऊपर का तो कंट्री हो गया, उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। देखिए, तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे बोलिविया तथा जो हमारे पराग्वे हैं, दो ऐसे साउथ अमेरिका के देश है जो कि क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। किससे नहीं करते हैं, हमारे ओशियन से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने आपको इसका ट्रिक भी बताया है कि आपको ट्रिक क्या रखने लेना है, याद, बी फॉर बोलिविया, पी फॉर पराग्वे। बोलिविया, पराग्वे दो ऐसे देश है जो कि हमारे क्या करते हैं, ओशियन से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। आपको बोलिविया और पराग्वे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये क्या हो गया हमारा बोलिविया, ये क्या हो गया आपका पराग्वे। फिर हमने तो आपके इधर से सारे कंट्री को देख लिया। पहला क्या है, फ्रेंच गुआना है, सूरीनाम है, गुआना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है। पेरू के बाद हमारा एक लंबा सा प्यारा सा देश है, उसका नाम क्या है, चिली। चिली क्या है, एकदम मिर्च की तरह पतला है, इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा है, चिली ही रखा है। चिली का कैपिटल क्या है, सैंटियागो। सैंटियागो। फिर हमारे चिली के बाद एक प्यारा सा देश है, उसका नाम क्या है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। इन सभी कंट्री को अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कभी ना कभी ये कंट्री न्यूज में रहते हैं। तो अगर आप न्यूज पढ़ते हो, द हिंदू का न्यूज़पेपर तो सभी लोग पढ़ते होंगे, तो जब आप न्यूज पढ़ते हो तो कोई कंट्री क्या होता है, कभी ना कभी न्यूज में रहता है, तो उसके बारे में आप पढ़ते हो, तो उस समय क्या रहता है, आपके एक मन में डाउट आ जाता है कि आखिर ये कंट्री कहाँ है। तो बार बार डाउट रखने से अच्छा है कि एक बार सारे कंट्री को हम लोग याद कर ले, जिससे जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, आपके साउथ अमेरिका के जो 12 कंट्री थे उसको हमने देख लिया। यहाँ पे आपको एक कंट्री क्या है, उरुग्वे। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसके कंट्री को देखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, आज तो हम लोग इस क्लास से याद करके ही जाएंगे, हमारे जितने भी हमारे साउथ अमेरिका के जो भी हमारे 12 कंट्री है उसको। तो चलो फिर से देखते हैं भाई। देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले बोलिए कंट्री कौन है, फ्रेंच गुआना है। फिर क्या हमारा सूरीनाम है, फिर क्या हमारा गुआना है, फिर आपका वेनेजुएला है, फिर कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, फिर पेरू है। पेरू के बाद सीधे नीचे आ जाना है, चिली है। चिली के बाद आपका अर्जेंटीना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है जो आपका बोलिविया है। बोलिविया की कैपिटल क्या है, लापाज है, जो कि हमारे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, कैपिटल है। फिर आपका पराग्वे है, फिर आपका उरुग्वे है। तो हमने आपको क्या इसमें इंपॉर्टेंट बताया कि हमारे बोलिविया तथा पराग्वे दो ऐसे देश है जो कि हमारे क्या करते हैं, ओशियन से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया कि जो आपका इक्वाडोर है तथा चिली है, दो ऐसे कंट्री है जो कि हमारे ब्राजील से क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लगभग सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, आपको ब्राजील से आपका बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। लेकिन 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 दो कंट्री ऐसे हैं, इक्वाडोर और चिली, जो कि हमारे प्यारे से कंट्री ब्राजील से क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो हमने इतने सारे छोटू छोटू देश को तो देख लिया। अब हम लोग अपने प्यारे से देश, जो हमारा बहुत अच्छा हमारा तो कंट्री है, क्या है, ब्राजील है, वहां पे हम लोग आते हैं। तो ब्राजील को हम लोग अलग से मैप पर देखते हैं कि आखिर ब्राजील के बारे में कुछ कुछ यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये क्या हो गया, हमारा प्यारा सा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट,
जिसके बीचों बीच से क्या जा रहा है, एक बीचों बीच से तो नहीं, इक्वेटर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या जा रहा है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, फिर हमने क्या बताया कि हम लोग बच्चों क्या करें, आपका ब्राजील को पढ़ रहे हैं, तो ब्राजील में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है, उसे देखते हैं। तो आपका जो ब्राजील है कुछ ऐसे करके है, मान लो हमने तो रफली लिया है, ठीक है, एकदम ऐसे नहीं करना है कि नहीं यहाँ से है वहां से है, हमने रफली लिया है, बताया, ठीक है। तो आपका जो ब्राजील है इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, एक मिनट। जो आपका ब्राजील है उसके बारे में कुछ हम लोग चीजों को देखते हैं, एक मिनट। तो देखिए ब्राजील के बारे में हमने क्या बताया कि आपको क्या याद करना है, तो ब्राजील में 3 सिटी का नाम याद रखना है। 3 शहर कौन सा है, तो ये यहाँ पे हम लोग पहले तो सबसे पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि ये क्या आपका ब्राजील है। ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्रासिलिया, ठीक है, ब्रासिलिया। फिर हमने क्या बताया कि आपको ब्राजील में 3 शहरों के नाम को याद रखना है, जिसमें से आपका पहला शहर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उस प्यारे से शहर, उस हमारे सुंदर शहर का नाम क्या है, हम अपने जरिए लिख कर बताते हैं, ठीक है। तो कौन सा कलर लूं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। तो उस शहर का नाम क्या आपका, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आपको जो ब्राजील है उसमें बस 3 सिटी का नाम याद रखना है, जिसमें से आपका पहला सिटी कौन हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया। फिर हमारा दूसरा सिटी कौन सा आता है, तो आपका दूसरा सिटी आता है साओ पोलो, जो कि क्या है, बिल्कुल हमारे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या है, लोकेटेड है, ठीक है, साओ पोलो के बाद हमारा कौन सा कंट्री आता है, साओ पोलो के बाद हमारा, सॉरी कंट्री नहीं, हम लोग सिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। साओ पोलो के बाद आपका एक शहर आता है जिसका नाम क्या है, सैंटोस। तो ये क्या हो गए, हमारे ब्राजील के कुछ 3 फेमस क्या हो गए, शहर हो गए, जो कि अपने अपने चीजों के लिए क्या है, फेमस है। तो जो आपका साओ पोलो है, हमने साओ पोलो को क्यों बताया, आखिर इसके बारे में कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा ना। तो देखिए जो आपका साओ पोलो है, जो कि क्या है, हमारे बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या है, स्थित है। तो जो आपका साओ पोलो है, यहाँ पर क्या होता है, आपके कॉफी का उत्पादन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी यहाँ पे कॉफी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो आपसे कोई पूछे, आप सबको पता होगा कि जो हमारा ब्राजील है वहां पे कॉफी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपसे कोई स्थान पूछ दे, नाम पूछ दे उसका, तो उसका नाम क्या है, आपका साओ पोलो है। साओ पोलो में क्या होता है, हमारा कॉफी बहुत ज्यादा होता है। अब जब भाई कॉफी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये ब्राजील के देश तो कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे कॉफी तो खुद नहीं पी जाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे भाई, कॉफी का एक्सपोर्ट करेंगे, यानी आयात, मतलब उसको बेचेंगे तो उसके लिए बंदरगाह चाहिए। तो ये लोग किस बंदरगाह से बेचते हैं, तो उस बंदरगाह का नाम क्या है, आपका सैंटोस बंदरगाह। यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्यारा सा हमने डॉट बनाया है, और इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने सैंटोस लिखा है। तो जो आपका सैंटोस है, यह क्या है, आपका एक कॉफी बंदरगाह है। हमने इसे कॉफी बंदरगाह क्यों कहा, क्योंकि आपके साओ पोलो से क्या होता है, कॉफी को यहाँ से लाया जाता है, यानी हमारे साओ पोलो से क्या किया जाता है, आपके कॉफी को लाया जाता है, और यहाँ पे सैंटोस के पास लेके भर के यहाँ से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्री में। तो ये क्या है आपका कॉफी पोर्ट है, और ये आपके स्टेट एग्जाम में पूछ लेता है, यानी जो आपका बीपीएससी वगैरह यूपीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जो स्टैटिक बातें होती है उसको पूछ लेता है। तो जो आपका सैंटोस है क्या है, हमारा कॉफी बंदरगाह है, और क्या है आपका जो साओ पोलो है वह क्या है, आपका कॉफी के उत्पादन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। और जो आपका रियो डी जेनेरियो है, यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे पर्यावरण को मतलब संरक्षण करने के लिए, उसे बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पहली बार यहाँ पे क्या हुआ था, एक समिट हुआ था। तो इसलिए जो आपका रियो डी जेनेरियो शहर है वह क्या हो जाता है, आपका फेमस हो जाता है, क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को यानी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पहली बार, अपने पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी पर हमारे जितने भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसको बचाने के लिए हमने पहली बार आपके रियो डी जेनेरियो में क्या किया था, एक समिट किया था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है।
जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो अलग है, वो जापान के शहर में किया गया था, ठीक है। तो जो आपका रियो डी जेनेरियो है इसलिए भी फेमस हो जाता है, और जो आपका साओ पोलो है यहाँ पे कॉफी ज्यादा होता है। फिर कॉफी के बाद हमने क्या बताया कि कॉफी जब हम लोग हमारे देश में हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके नीचे में एक बंदरगाह है सैंटोस, वहां से क्या होता है आपके कॉफी का मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो सारे हमने क्या कर लिया, आपके जितने भी हमारे साउथ अमेरिका के जितने भी हमारे पॉलिटिकल मैप थे, कंट्री थे, उसको हमने देख लिया। अब हम लोग आपके साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप पर आते हैं। तो फिजिकल मैप में हमें क्या पढ़ना है भाई, तो फिजिकल मैप में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसे देखते हैं। यहाँ पे पहले तो सबसे पहले हम प्यारा सा अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना लेते हैं अपने चित्रकारी के माध्यम से, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना लिया। तो अब हमने क्या कहा कि हमें क्या करना है, अपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप को देखना है, फिजिकल फीचर्स को पढ़ना है, इसे भी आप कह सकते हैं। तो हम लोग आपके फिजिकल फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए फिजिकल फीचर्स। ओहो, देखिए फिजिकल फीचर्स, तो हम लोग आपके फिजिकल फीचर्स में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके माउंटेन को पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आपके माउंटेन को पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर ले रही हूँ। तो हमने क्या सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, आपके माउंटेन को पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्लेटू को देखेंगे, प्लेटू को देखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा रिवर को देखेंगे, रिवर को देखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा इसके प्लेन को देखेंगे, यानी इसके मैदानी भाग को देखेंगे। तो हमने क्या कहा, क्या कहा भाई कि हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप को देखेंगे, फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। तो फिजिकल फीचर्स में हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लेट्यू पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके रिवर के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लेक भी लिख सकते हो, हम लोग झीलों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेक, ठीक है। फिर हमने कहा इसके प्लेन यानी इसके मैदानी भाग को देखेंगे। तो जो आपका अब हम लोग क्या करते हैं, इसके फिजिकल फीचर्स को हम लोग मैप पर क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर्स को दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, अपने एंडीज पर्वत को पढ़ना है, जो कि क्या है, हमारे विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। तो देखिए आपका जो एंडीज पर्वत है, जो आपका एंडीज पर्वत है, कुछ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ये क्या हो गया, हमारा एंडीज पर्वत हो गया। इसको एक बार और अच्छे से कर रहे हैं, ये क्या हो गया, आपका एंडीज पर्वत हो गया। तो फिजिकल फीचर्स में सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका एंडीज पर्वत पढ़ेंगे, जो कि क्या है, आपके विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ये क्या है, आपका एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एंडीज पर्वत हो गया। फिर हमने आपको क्या कहा कि हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हम लोग क्या करेंगे, प्लेट्यू को पढ़ेंगे, पठार को पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले तो पता होगा ना कि जो हमारा माउंटेन होता है, जो उसका टॉप होता है वह क्या होता है, नुकीला होता है। और जो हमारे प्लेट्यू होते हैं उसका जो टॉप होता है वह क्या होता है, आपका फ्लैट होता है। यहाँ पर जो क्या होता है, मानव जीवन मतलब मानव का जीवन यहाँ पे संभव है। तो आपके माउंटेन और प्लेट्यू में बस यही फर्क है, ठीक है। आपके माउंटेन और प्लेट्यू में यही फर्क है। तो हमने सबसे पहले फिजिकल फीचर्स में तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हम लोग माउंटेन को पढ़ेंगे, जिसमें से आपका माउंटेन कौन है, एंडीज पर्वत है। फिर हमने क्या कहा कि आपके प्लेट्यू को पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको हम लोग ईस्टर्न हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, आपका ईस्टर्न हाईलैंड। अब आपके ईस्टर्न हाईलैंड में हमें क्या पढ़ना है, तो आपके ईस्टर्न हाईलैंड में आपका पहला डिवीजन क्या हो गया, माउंटेन। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ पे आपका पहला डिवीजन क्या हो गया, माउंटेन। आपका दूसरा डिवीजन क्या हो गया, ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड में हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे, तो ईस्टर्न हाईलैंड में सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गुआना उच्च भूमि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुआना हाईलैंड।
गुआना हाईलैंड। फिर हम लोग गुआना हाईलैंड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्राजील का पठार यानी ब्राजील प्लेट्यू। ये क्या हो गया आपका, ब्राजील प्लेट्यू हो गया। फिर आपको यहाँ पे छोटा सा एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है, पैटागोनिया प्लेट्यू। तो ये सारे जो पठार है चूंकि कहाँ देखने को मिल रहे हैं, हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न भाग में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, ईस्टर्न हाईलैंड कहा। हमारा जो दूसरा फिजिकल डिवीजन है वह क्या है आपका, ईस्टर्न हाईलैंड है। ईस्टर्न हाईलैंड में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका गुआना हाईलैंड, गुआना हाईलैंड, ठीक है, गुआना हाईलैंड। फिर आपका क्या आता है, ब्राजील हाईलैंड। फिर यहाँ पे क्या है, ब्राजील प्लेट्यू कह लो या हाईलैंड कह लो, ब्राजील प्लेट्यू, ब्राजील प्लेट्यू। फिर आपका यहाँ पे क्या आता है, पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनिया का पठार। आपको जो आपका जो पैटागोनिया है यह क्या है आपका एक डेजर्ट भी है और क्या है आपका एक पठारी क्षेत्र भी है। तो ये क्या हो गया आपका पैटागोनिया, पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनिया प्लेट्यू। और आपको एक और पठार देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है आपका बोलिविया प्लेट्यू। तो जो आपका बोलिविया प्लेट्यू है वह क्या है, हमारे एंडीज पर्वत के क्या है बीच में ही स्थित है। यानी देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका बोलिविया प्लेट्यू, बोलिविया प्लेट्यू, ये क्या हो गया आपका बोलिविया प्लेट्यू हो गया। तो इतने सारे हम लोग क्या करेंगे, पहले फिजिकल फीचर्स को पढ़ लेते हैं आपके। फिर हमारा थर्ड फिजिकल फीचर्स क्या है आपका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे थर्ड फिजिकल फीचर्स क्या लिख देते हैं हम लोग आपका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। भाई सबको समझ में आ रहा है ना कि ये सारी चीजें क्या चल रही है, ये कोई कहानी नहीं चल रहा है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, जो कि क्या है हमारा थर्ड फिजिकल डिवीजन है। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होगा, यानी पश्चिमी तटवर्तीय मैदान। तो ये जो आपको एंडीज पर्वत इतना लंबा दिख रहा है, तो हमारे पर्वतों से क्या निकलती है, नदियां निकलती है। तो जब नदी इधर से निकलती है तो क्या करती है, अपने साथ अवसादों को लाती है, जिसके अपने साथ फर्टाइल एलुवियल सॉइल लाती है और उसको जमा करते हैं, जिससे क्या बनता है आपका मैदान बनता है। तो जो आपका यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है कुछ वैसा ही है, यानी ये क्या है आपके हमारे एंडीज पर्वत के यहाँ पे आपको वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्योंकि यह क्या है आपके एंडीज पर्वत के वेस्ट में है और यहाँ पे क्या है आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हमने क्या कर लिया, आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी हमारे फिजिकल डिवीजन थे उसको देख लिया। अभी इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने माउंटेन को पढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा एंडीज पर्वत है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हम लोग एंडीज पर्वत को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स में हमने क्या कहा, आपको एंडीज पर्वत को हमें पढ़ना है, सॉरी जो आपका एंडीज पर्वत है ये कैसा हो गया भाई, एक मिनट, चलो इसे फिर से बना लेते हैं, ये इतना परेशान करेगा, तब तक मैं फिर से बना लूंगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका एंडीज माउंटेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि एंडीज पर्वत को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एंडीज माउंटेन हो गया, ये क्या आपका एंडीज पर्वत। तो जो आपका एंडीज माउंटेन है, अब एंडीज माउंटेन के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इसके बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने एंडीज पर्वत को देख लिया। तो जो आपका एंडीज पर्वत है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में हम लिख लेते हैं, एंडीज माउंटेन। तो जो आपका एंडीज माउंटेन है यह क्या है, आपके विश्व का सबसे लंबा पर्वत है।
तो पहला क्या हो गया आपका विश्व का सबसे लंबा पर्वत आपका एंडीज हो गया, और आपका दूसरा विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी है। हमने उसको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से उसका फिजिकल फीचर्स को हमने बताया है, ठीक है। तो आपका पहला विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? आपका एंडीज माउंटेन है। तो यह क्या है? यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है। और इसके बारे में दूसरी बात क्या है कि यह आपका क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? यंग फोल्ड माउंटेन है। अब आपके यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? नवीन वलित पर्वत। यानी जो आपका हम बोल सकते हैं कि जो आपका एंडीज पर्वत है, यह हमारे नाजका प्लेट, यहाँ पे आपको कौन सा एक प्लेट देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्लेट देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका नाजका प्लेट। तथा यहाँ पे ये कौन सा है? आपका साउथ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट। तो जब हमारे नाजका प्लेट तथा साउथ अमेरिका प्लेट क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया? आपका नाजका प्लेट हो गया, और इधर से क्या है? आपका साउथ अमेरिका प्लेट है। जब दोनों प्लेटों का क्या होता है? टक्कर होता है। तो आप सबको पता है कि जो प्लेटें हमारी भारी होती है, जो प्लेटें हमारी बड़ी होती है, वो क्या होती है? नीचे की तरफ सबसाइड कर जाती है। तो जो आपका भारी प्लेट था वह क्या हो गया? नीचे की तरफ क्या हो गया? चला गया। और फिर क्या होता है कि जब दो चीजें क्या होती है? आपस में ऐसे टकराती हैं, तो जो बीच का चीज होता है वह क्या होता है? ऊपर की तरफ उठने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका न्यू फोल्ड माउंटेन, सॉरी यंग फोल्ड माउंटेन या न्यू फोल्ड माउंटेन भी कह सकते हो। तो जो आपका एंडीज है कुछ ऐसे ही बना है। यह नाजका प्लेट तथा साउथ अमेरिका प्लेट के क्या हुआ है? कन्वर्जेंट यानी अभिसरण से क्या है? आपका बना है। यानी जब हमारी साउथ अमेरिका प्लेट हमारे नाजका प्लेट से टकराई तो क्या हुआ? हमारे बीच के जो जितने भी हमारे सारे सेडिमेंट्स थे उनका क्या हो गया? वलन हो गया। यानी देखिए, मान लीजिए ये आपका नाजका प्लेट हो गया, ये साउथ अमेरिका प्लेट हो गया। प्लेट क्या है? वो सारी चीजें हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा दिया, ठीक है। जब दो प्लेटें आपस में इनका कन्वर्जेंट होता है यानी अभिसरण होता है, तो होता क्या है कि बीच में हमारे जो सेडिमेंट्स होते हैं उनका क्या हो जाता है? वलन स्टार्ट हो जाती है, यानी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यह क्या होता है? हमारे ऊपर की तरफ उठने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका यंग फोल्ड माउंटेन। तो जो आपका एंडीज है यह क्या है? यह तो सबसे पहले तो यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, और दूसरा क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। और यहाँ पर आपका तांबा गोल्ड का क्या पाया जाता है? डिपॉजिट पाया जाता है। यहाँ पर क्या मिलता है? आपका कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर एंड एक मिनट, कॉपर एंड ये काम क्यों नहीं कर रहा है? तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर आपके एंडीज माउंटेन में कॉपर एंड गोल्ड पाए जाते हैं। ये क्या हो गया? फिर नहीं काम कर रहा है भाई। तो हमने क्या बताया कि आपका एंडीज माउंटेन में क्या पाया जाता है? कॉपर एंड, यस काम नहीं कर रहा है। कॉपर एंड क्या पाया जाता है? आपके गोल्ड का डिपॉजिट पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? आपके एंडीज पर्वत के बारे में कुछ जानकारियां हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं? हमने क्या बताया कि इसके फिर हम लोग प्लेट्यू को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्लेट्यू क्या? आपका गुआना हाईलैंड है, फिर क्या? ब्राजील प्लेट्यू है, फिर क्या? आपका पैटागोनिया प्लेट्यू है। तो जो आपका गुआना हाईलैंड है
यानी जो आपका गुआना हाईलैंड है, गुआना का जो हमारा पठार है, यहाँ पर आपके बॉक्साइट तथा मैग्नीज का क्या पाया जाता है, डिपॉजिट पाया जाता है। यानी जो आपका गुआना हाईलैंड है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपके बॉक्साइट एंड मैग्नीज का डिपॉजिट पाया जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए बॉक्साइट एंड मैग्नीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो गुआना हाईलैंड के बारे में बस इतना जानना है कि जो हमारा गुआना उच्च भूमि है, यहाँ पर बॉक्साइट तथा मैग्नीज का क्या पाया जाता है, भंडार पाया जाता है। फिर क्या है आपका ब्राजील प्लेट्यू, जो ब्राजील का पठार है, यहाँ पर गोल्ड का, सोना का डिपॉजिट पाया जाता है। फिर जो आपका पैटागोनिया प्लेट्यू है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते चलते हैं। जो आपका पैटागोनिया प्लेट्यू है, यह क्या है, यह एक डेजर्ट और आपका प्लेट्यू दोनों है। तो जो आपका पैटागोनिया प्लेट्यू है, यह क्या पड़ जाता है, हमारे इस एंडीज पर्वत के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है। यानी आपका जो एंडीज पर्वत है, अगर यहाँ से कोई भी क्या होता है, यहाँ से कोई भी मान लीजिए क्या होती है, हवाएं आती है, तो वह क्या करती है, हमारे इस एंडीज पर्वत से ही टकराकर वर्षा करा देती है। जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा एंडीज पर्वत है, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा नहीं हो पाता है। जिस कारण जो आपका पैटागोनिया प्लेट्यू है, यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। तो हमने आपको बता दिया कि शुष्क परिस्थितियां जहां पर भी पाई जाएगी उसको हम लोग मरुस्थल भी कहेंगे। तो पैटागोनिया प्लेट्यू है ही, लेकिन आपके इसके साथ क्या है, मरुस्थल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका एंडीज पर्वत है, यह इसके लिए छाया वृष्टि का काम कर देता है। जिस कारण जो वर्षा है हमारे एंडीज पर्वत के इधर वेस्ट साइड में ही होता है और इधर वर्षा नहीं हो पाता है, जिस कारण यह क्या हो जाता है, हमारा मरुस्थलीय भाग भी कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपका पैटागोनिया प्लेट्यू। अब थोड़ा सा हम लोग आपके जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपका एक एमाजॉन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एमाजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये क्या हो गया, हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। और इसमें से एक और चीज हमारा छूट रहा है, वह क्या है आपका, ओ यह काम क्यों नहीं कर रहा है, अभी तो वो नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो एमाजॉन रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। तो आप सबको पता होगा कि जहाँ पे भी हमारा इक्वेटर गुजरता है, वहां पे क्या होता है, रोज शाम को क्या होता है, वर्षा होता है। जिस कारण क्या होता है कि हमारे विषुवत रेखा क्षेत्र में क्या होता है, आपका विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो आपके इक्वेटर के, यानी आपके इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 डिग्री साउथ एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या पाया जाता है, आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका एमाजॉन फॉरेस्ट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका एमाजॉन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। एमाजॉन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि जहां पर भी जिस भी कॉन्टिनेंट से हमारा विषुवत रेखा गुजरेगा, वहां हमारे 10 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश तथा हमारे विषुवत रेखा के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में क्या पाया जाएगा, आपका विषुवत रेखीय वर्षा वन पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि होता क्या है कि हमारे विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटर पर आपका क्या होता है, डेली शाम को क्या होता है, वर्षा होता है। अब वर्षा जहां पर भी होगा तो आपको पता है कि वहां पर घने जंगल पाए जाएंगे। तो जहां पर भी विषुवत रेखा जाता है वहां पर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, आपका एमाजॉन रेन फॉरेस्ट। इस हमारे एमाजॉन रेन फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे सेल्वास भी कहते हैं। आपके बुक में लिखा है सेल्वास,
वास। तो ये सेलवास क्या है? तो सेलवास हम लोग एमाजॉन रेन फॉरेस्ट को ही क्या कहते हैं? सेलवास भी कहते हैं। तो जो आपका एमाजॉन रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर हमारे विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। उसका नाम क्या है आपका? बालसा वुड। बालसा वुड, यानी जो आपकी ये बालसा वुड है, जो कि हमारे अमेज़न की जंगलों में पाई जाती है, यह क्या है? हमारी विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि विश्व की सबसे हल्की लकड़ी, लड़की नहीं है, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है, जो कि कहाँ पाई जाती है? आपके एमाजॉन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो हमने आपको बता दिया कि हमारे जिस भी क्षेत्र से आपकी विषुवत रेखा गुजरेगी, उसके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा? आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा, जिसको हम लोग, जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, उसको हम लोग एमाजॉन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। इसे हम लोग सेलवास भी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे होता क्या है, कि जैसे जैसे होता क्या है कि मान लीजिए ये क्या हो गई? हमारी पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई? एक मिनट, ये क्या हो गई? हमारी पृथ्वी हो गई। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप लोग विषुवत रेखा से दूर जाओगे, तैसे तैसे क्या होता है? आपका वर्षा कम होता जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास आपका क्या पाया जाएगा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। यानी हमारे विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास क्या पाया जाएगा? आपका क्या पाया जाएगा? आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। लेकिन जैसे हमने क्या बताया कि हम लोग विषुवत रेखा के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं, आपका वर्षा क्या होता है? कम होते जाता है। तो यहाँ पर तो हमारे 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास क्या पाए जाएंगे? आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। लेकिन जैसे हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आपका वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो वहां पे वृक्ष नहीं देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रास लैंड देखने को मिलेगा। यानी आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रास लैंड देखने को मिलेगा। ग्रासलैंड, जिसे हम लोग सवाना ग्रासलैंड भी कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर हमारे 23.5 डिग्री के ऊपर जैसे हम लोग जाएंगे, हमारे 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच हम लोग जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, मरुस्थल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? मरुस्थल देखने को मिलेगा, डेजर्ट, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हमारे विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले बीच के क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा? आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी विषुवत रेखीय वर्षावन। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आपका वर्षा की जो मात्रा होता है वह कम होते जाता है। तो फिर जैसे हम लोग ऊपर गए, तो आपको ग्रास लैंड देखने को मिलेगा, घास का मैदान देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती, जिस कारण वहां पे घास का विकास होता है। फिर हम लोग ऊपर जाते हैं 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, तो वहां पे वर्षा बहुत कम होता है, जिस कारण वहां पे क्या होता है? आपके मरुस्थल का निर्माण होता है। तो वैसे ही हमने क्या बताया कि जैसे हमने क्या देखा कि आपके 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर तो क्या पाया जा रहा है? क्या पाया जा रहा है? आपका एमाजॉन रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है, यानी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है। लेकिन जैसे हम लोग इसके अब ऊपर जाएंगे, तो ऊपर क्या मिलेगा? आपको ग्रास लैंड देखने को मिलेगा, यानी घास का मैदान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक घास का मैदान देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? लानोज। यहाँ पर घास का मैदान देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? आपका लानोस, ठीक है, लानोस, जो कि क्या है? आपका ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, यानी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, आपका क्या है? ट्रॉपिकल ग्रास लैंड।
तो ऊपर भी जब हमारा क्या मिल गया, घास का मैदान मिल गया, तो अब हमारे क्या होंगे, नीचे भी आपको घास का मैदान देखने को मिलेगा। तो आपको जो नीचे घास का मैदान देखने को मिलता है उसका नाम क्या है, कैंपोस। उसका नाम क्या है आपका, कैंपोस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैंपोस, कैंपोस। तो हमने बताया कि हमारे विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में आपको विषुवत रेखीय वर्षा वन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहां पे क्या होगी, वर्षा कम होगी, जिस कारण वहां पे घास का विकास होगा। तो इसके ऊपर क्या, कौन सा घास का मैदान देखने को मिलेगा आपको, लानोस, जो कि क्या है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। फिर इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको, कैंपोस, जो कि क्या है हमारा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। फिर यहाँ पे आपको एक ग्रास लैंड देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, पंपास। यहाँ पे भी एक ग्रास लैंड है, उसका नाम क्या है आपका, पंपास, पंपास। पंपास जो आपका ग्रास लैंड है, यह क्या है आपका टेम्परेट ग्रास लैंड है। यानी जो आपका पंपास ग्रास लैंड है, यह कैसा है आपका टेम्परेट ग्रास लैंड है। यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेट ग्रास लैंड है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, टेम्परेट ग्रास लैंड हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, आपके साउथ अमेरिका के जितने भी घास के मैदान थे उसको भी देख लिया, और थोड़ा सा जो आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट था, यानी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट था, उसको भी हमने देख लिया। अब हमारा एक टॉपिक क्या बच जाता है आपका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यानी हमने क्या बताया आपका कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा क्या होता है, जो कि हमने आपको बताया था कि हमें इसको फिजिकल फीचर्स में पढ़ना है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है, यानी पश्चिमी तटवर्तीय मैदान क्या होता है, उससे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, एंडीज पर्वत है। तो हमने क्या बताया कि जब पर्वत है तो पर्वतों से क्या निकलती है, नदियां निकलती है। तो जब नदी निकलती है तो अपने साथ क्या लाती है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल लाती है। तो आपका एंडीज पर्वत से नदी निकलती है तो इधर क्या करती है, अवसादों को जमा कर देती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि क्या है, बहुत नैरो प्लेन है। नैरो प्लेन का मतलब क्या होता है, बहुत पतला मैदान है, ठीक है। नैरो प्लेन है, नैरो प्लेन है, ठीक है। अब आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का खासियत क्या है कि आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में एक क्या चीजें पाई जाती है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हमने आपको लाया भी है, हमने जो आपको एंडीज पर्वत के बारे में बताया है। तो आपके एंडीज पर्वत में क्या है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है। वहां पे कुछ ऐसे जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, अल्पाका, लामा, चिंचला, ये सब क्या है, एनिमल्स है, ठीक है। तो हम अभी क्या बता रहे हैं आपको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बता रहे हैं। ये क्या है आपका, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्या है, इमेज है। इसको आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है। फिर हमने आपको क्या बताया, अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बता रहे हैं। तो वहां पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, हमने बताया कि आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी एक खासियत है। खासियत क्या है कि ये जो आपको बर्ड दिख रही है, यानी जो आपको ये जो चिड़िया दिख रही है, इस चिड़िया का नाम क्या है, गुआनो बर्ड। तो ये गुआनो बर्ड क्या करती है, इसका खासियत क्या है उसके बारे में जानते हैं। कि यह गुआनो बर्ड क्या करती है कि हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर क्या करती है, जाती है और वहां पर अपना घर बनाती है, मतलब वहां पर ये लोग रहती है। कहाँ गया भाई हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी यहाँ पर क्या करती है, गुआनो बर्ड आती है, रहती है और यहाँ पर अपना मल त्याग करती है। तो गुआनो बर्ड द्वारा त्यागे गए मल से यहाँ पर क्या बनता है, वह मल क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जमा होते जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, आपके यहाँ की मिट्टी में क्या होता है कि हमारे नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर आपका गुआनो बर्ड के जमा किए गए मल से क्या होता है, यहाँ पर आपके मिट्टी में नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा क्या होता है, अधिक देखने को मिलता है। नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक है। तो यही क्या है, आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की खासियत है। यहाँ पे आपका बोल सकते हैं कि नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा क्यों अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, आपका गुआनो बर्ड पाया जाता है। हमने गुआनो बर्ड का आपको इमेज दिखाया,
गुआनो बर्ड का हमने क्या किया, आपको इमेज दिखाया। ये क्या हो गई, आपकी गुआनो बर्ड हो गई, जो कि क्या करती है, इनके द्वारा त्यागे गए ये सब क्या है, व्हाइट व्हाइट जो स्लाइवा टाइप पे दिख रहा है, ये सब क्या है, मल है। तो ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, फिर क्या होते हैं, इकट्ठा होकर आपके नाइट्रेट फॉस्फेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यही क्या है, आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या है, खासियत है, जिसको हमने देख लिया। तो हमने क्या किया, आपके लगभग हमने क्या किया, आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैंने चीजें इधर उधर समझा दिया है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या बताया कि साउथ अमेरिका को हम लोग, इसका जो फिजिकल फीचर्स है हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने माउंटेन पढ़ा, एंडीज पर्वत, फिर हमने क्या पढ़ा, आपके ईस्टर्न हाईलैंड को पढ़ा, जिसमें हमने गुआना उच्च भूमि, फिर ब्राजील का पठार, फिर पैटागोनिया का पठार, फिर हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखा, यानी पश्चिमी तटवर्ती मैदान, इसके बारे में थोड़ा सा हमने विशेषता देखा। फिर हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जाना, फिर थोड़ा सा जो घास के मैदान थे हमने उसके बारे में जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, लगा होगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।